तो स्वागत है आपका वेदा फिजिक्स क्लासेस में। मैं संगीत कुमार और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। ये मेरा लेक्चर नंबर है 6। तो आज इसमें हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। देखिए इलेक्ट्रिक पावर होता क्या है, सबसे पहले पावर को समझिए कि पावर क्या होता है। तो देखिए पावर इज इक्वल टू होता है, थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, W/T। ठीक है, यानी पावर जो है ना वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है और उस कार्य को करने में अगर वो ज़्यादा समय ले लेता है और उसी कार्य को कोई दूसरा व्यक्ति करने में अगर कम समय लेता है तो हम कहेंगे कि दूसरा वाला व्यक्ति का जो पावर है वो ज़्यादा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि दूसरा वाला व्यक्ति जो है ना टाइम को कम लिया है उस कार्य को करने में, पहला व्यक्ति कार्य को करने में ज़्यादा समय ले लिया है, इसीलिए पहले व्यक्ति का पावर कम है, दूसरे व्यक्ति का पावर ज़्यादा है। जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए कि ये आपका घर है, ये आपका घर है और ये मान लेते हैं कि स्टेशन है। तो ये घर हो गया और ये स्टेशन हो गया, और ये मान लेते हैं कि कोई कैरी बैग है, इसको आप ले जा रहे हैं और इसमें मान लेते हैं कि आपको टाइम लगा सपोज 10 सेकेंड, और इसी कैरी बैग को आपके दादाजी भी ले जा रहे हैं तो उनको लग गया मान लो कि सपोज करो 15 सेकेंड। तो हम कहेंगे ना कि कार्य को करने में दादाजी को ज़्यादा समय लग गया अपेक्षाकृत मेरे, तो इसलिए आपका जो पावर होगा ना वो ज़्यादा होगा, दादाजी का पावर कम होगा। उसी तरह आप समझ सकते हैं यहाँ पे, देखिए दादाजी भी उतना ही काम किए जितना कि आप किए, लेकिन काम करने में दादाजी को ज़्यादा वक्त लग गया, इसलिए दादाजी का पावर कम है, आपका पावर ज़्यादा है। उसी तरह आप यहाँ से भी समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये 1000 लीटर टंकी है, कोई पानी का टंकी है, और ये भी मान लेते हैं कि 1000 लीटर का पानी का टंकी है। एक मान लेते हैं कि ये हाफ HP का मोटर है और एक मान लेते हैं कि ये 1 HP का मोटर है, ये हाफ HP का मोटर है, और ये मान लेते हैं कि ये 1 HP का कोई मोटर है। दोनों से आप पानी चढ़ाइए, टंकी को भरिए, तो आप देखेंगे कि 1 HP वाला मोटर इस टंकी को भरने में अर्थात 1000 लीटर पानी चढ़ाने में सपोज करो कि ये लेता है 20 मिनट, तो ये हाफ HP इसी टंकी में पानी को भरने में ले लेगा सपोज 30 सेकेंड या 30 मिनट। तो आप देखिए कि 1 HP का मोटर जो है पानी को भरने में, टंकी को भरने में 20 मिनट लेता है, और हाफ HP का मोटर उसी टंकी को भरने में 30 मिनट ले लेता है। तो हम कहेंगे ना कि 1 HP का जो मोटर है उसका पावर ज़्यादा है, हाफ HP का मोटर का पावर कम है, क्योंकि दोनों ने सेम काम किया। 1 HP वाला भी वही काम किया जितना हाफ HP वाला ने काम किया, लेकिन 1 HP वाला ने उस काम को करने में समय कम ले लिया, इसलिए 1 HP का जो मोटर है उसका पावर ज़्यादा है। ठीक उसी प्रकार आपने घर से स्टेशन पे किसी कैरी बैग को ले गया, तो उस काम को करने में आपको लगा 10 सेकेंड सपोज, और उसी काम को आपके दादाजी किए, तो काम तो वही किए, वो भी उनको लग गया 15 सेकेंड। तो हम कहेंगे ना कि दादाजी ने उस काम को करने में ज़्यादा समय ले लिया और आपने उस काम को करने में कम समय ले लिया, इसलिए आपकी पावर ज़्यादा है, दादाजी का पावर कम है। तो देखिए अब पावर का जो डिफिनीसन आता है ना, बहुत तरह से इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो हमने एक सिंपल सा डिफिनीसन लिया है, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से मैंने डिफिनीसन को मॉडिफाई किया है। तो देखिए मैंने इसमें लिखा है द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रिकल डिवाइस इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ दैट सर्किट एंड इट इज डिनोटेड बाय P एंड इट इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज P इक्वल टू W/T। देखिए मैंने ये लिखा है इसमें कि किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के द्वारा या किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट के द्वारा 1 सेकेंड में जितना एनर्जी कंज्यूम किया जाएगा ना, उस एनर्जी को हम बोलेंगे उस सर्किट का पावर। ठीक है ना, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखिए अब ने क्या बताया कि अगर हमने क्या किया यहाँ पे
टाइम को 1 ले लिया, 1 सेकेंड, टाइम हो गया यूनिट टाइम, है ना। तो यहाँ पे बताइए जब यूनिट टाइम हो जाएगा तब पी किसके बराबर हो जाएगा, डब्लू के, है ना। और कार्य जो होता है ना वही तो एनर्जी है, जो आपने काम किया वही तो एनर्जी में स्टोर हो जाता है, और एनर्जी ही वर्क है, वर्क ही एनर्जी है। तो इसका डिफिनीशन ऐसे ही बन सकता है कि किसी ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रांसफर की हुई एनर्जी जो 1 सेकेंड में होती है उसी को हम लोग पावर बोलते हैं, या 1 सेकेंड में ट्रांसफर की हुई एनर्जी को या 1 सेकेंड में किया गया कार्य को हम पावर कह सकते हैं। देखिए समझिए बातों को, पहले तो मैंने टाइम ले लिया 1, जब टाइम 1 ले लेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर W हो जाएगा। तो वर्क को हम पावर कब कहेंगे, जब समय हो यूनिट। तो यूनिट टाइम में किया गया वर्क को पावर कहेंगे, या यूनिट टाइम में ट्रांसफर किया हुआ एनर्जी या कंज्यूम किया गया एनर्जी को हम पावर कहेंगे। ये भी डिफिनीशन हो जाएगा इसका। दूसरा डिफिनीशन ये भी हो सकता है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वैसे आप डिफाइन कर लीजिएगा। ओके, तो पावर इजकल टू हो गया W/T, ठीक है ना। अब इसका ऐसा यूनिट जो होता है ना वो वाट होता है, और इसी चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको मापते हैं हम लोग जूल में, है ना। कार्य को जूल में मापेंगे, वर्क को जूल में मापेंगे, और टाइम को सेकंड में, तो जूल पर सेकंड हो जाएगा इसका ऐसा यूनिट। फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है, तो ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मान लेते हैं कि एक सेल लगा दिए हम, और सेल का मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो करंट जो है ना हायर से लोअर की मूव कर रहा है। देखिए ये इधर मूव कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा बी आपका लोअर, और ये हो जाएगा आपका ए हायर, है ना। तो अब देखिए करंट जो फ्लो कर रहा है हायर से लोअर की ओर जाएगा करंट ऐसे, ठीक है, हायर से लोअर की ओर करंट ऐसे जाएगी। अब हम यहाँ पे मान ली कि बी का जो पोटेंशियल है वो 0 है, और ए पॉइंट का जो पोटेंशियल है भी है। अब यहाँ पे देखिए, तो हम जानते हैं ना कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसका फार्मूला होता है VA माइनस VB, और ये हो जाएगा W एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल इसमें कौन है, कोई एक्सटर्नल एजेंट कोई है नहीं, कोई बाहरी व्यक्ति तो है नहीं कोई, वो जो है वो ये सेल ही है। तो इसलिए हम क्या लिख देंगे, वर्क बाई सेल अपॉन चार्ज। ये पोटेंशियल का डिफिनीशन है, इसको आप देख सकते हैं, इसको है ना, ये डिफिनीशन ही है, इसका फार्मूला ही मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे भी का पोटेंशियल कितना है, बी पॉइंट का पोटेंशियल 0 है, तो 0 लिख दिए, है ना, और इसका पोटेंशियल भी है W सेल अपॉन चार्ज। तो W सेल यानी वर्क डन बाई सेल इक्वल टू हो जाएगा QV। इसका मतलब हो गया कि दिस इज द एनर्जी सप्लाई बाय द सेल टू द चार्ज। ये बताइए कि क्या निकला, वर्क निकला। वर्क ही तो एनर्जी है, वर्क ही एनर्जी है, ध्यान में रखिएगा, एनर्जी से ही वर्क होता है, वर्क ही एनर्जी है। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये जो वर्क है या ये जो एनर्जी है ये दिया जाता है किसके द्वारा, सेल के द्वारा। किसको दिया जाता है, चार्ज को। चार्ज कौन है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, कि तुम जाओ सेल में, तुम जाओ और सर्किट में मूव करो। तो सेल क्या करता है, एनर्जी को सप्लाई देता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को। फिर इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके और क्या करता है, सर्किट में मूव करता है, रेसिस्टेंस में जाता है, और रेसिस्टेंस में जाके अपनी एनर्जी को वो क्या करता है, लॉस कर देता है। फिर वो रिटर्न आएगा सेल से, फिर एनर्जी लेगा और फिर जाएगा रेसिस्टर में, और वो जाके क्या करेगा, एनर्जी को लॉस कर देगा। ओके, तो ये हो गया आपका एनर्जी। ये एनर्जी देता है सेल, किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में मूव करने के लिए, और फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को लेके रेसिस्टर में जाता है। रेसिस्टर मीन्स क्या हो जाएगा, वहाँ पे पंखा हो जाएगा, इलेक्ट्रिक बल्ब हो जाएगा, है ना, टीवी हो जाएगा। तो वो जाता है और जैसे बल्ब जला दिया, तो इसका मतलब है कि बल्ब से प्रकाश निकला, वो प्रकाश किस में कन्वर्ट हो, ये वो बल्ब क्या किया कि जो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के पास था उस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया, लाइट एनर्जी में। इस तरह से इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी खो देता है। फिर वो एनर्जी किससे लेगा, सेल से लेगा। फिर वो जाएगा बल्ब में, बल्ब एक रेसिस्टर हो गया, और वो जाएगा उसमें, फिर एनर्जी को लॉस कर देगा, अपना एनर्जी दे देगा, और बल्ब क्या करेगा, उस एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा किस में, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसे होते हैं। फिर देखिए अब आगे हम देखते हैं। अब देखिए पावर जनरेटेड बाई सेल, तो पावर क्या होता है, W/T होता है पावर का इक्वेशन। तो अब देखिए W की जगह पर एनर्जी भी लिख सकते हैं, अपॉन टाइम लिख सकते हैं।
तो एनर्जी कितना है देखिए, ये है ना Q इंटू वी तो लिख दिए अपॉन टी। अब ये बताइए कि ये दोनों का रेशियो क्या होता है, करंट होता है ना, तो I लिख दिए और ये इसको V लिख दिए, तो P इक्वल टू IV होता है। तो देखिए ये जो चीज़ है ना, ये है पावर। ये पावर कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, दिस इज द पावर प्रोवाइडेड टू द फ्री इलेक्ट्रॉन बाय सेल। यानी ये जो पावर है ना, ये सेल दे रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में घूमने के लिए, अपना एनर्जी को खोने के लिए, लॉस करने के लिए, है ना। तो ये चीज़ को भी आप ध्यान से समझेंगे। ये है पावर, और ये पावर किसको मिल रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को क्या करने के लिए, सर्किट में मूव करने के लिए, ठीक है। और ये कौन दे रहा है, सेल दे रहा है, ओके। अब जैसे कि एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पे, कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक सेल है जो 12 वोल्ट की है, और इससे ना 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर रहा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम पावर निकालेंगे, तो कितना आएगा, V इंटू आई होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू 12 और करंट का वैल्यू कितना है, 2, मल्टीप्लाई कर दे तो कितना गया, 24 जूल पर सेकेंड आया ना। इसका मतलब हुआ, इट मीन्स दैट सेल गिव्स 24 जूल एनर्जी टू चार्ज पर सेकेंड। देखिए ये हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, क्योंकि वाट कितना होता है, वाट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकेंड, है ना। देखिए यहाँ से देखिए, है ना, इसके लिए जूल हो गया और इसके लिए सेकेंड हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे है ना वाट, और वाट को ही क्या बोलते हैं, जूल पर सेकेंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेल है ये प्रति सेकेंड 24 जूल एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, चार्ज को मूव करने के लिए, है ना, कि तुम जाओ और रेसिस्टर में ये ऊर्जा को लॉस कर दो। समझ में आ रही है बात, ओके। तो फिर से मैं इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि सेल प्रति सेकेंड पर सेकेंड 24 जूल एनर्जी देगा किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, और उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा और रेसिस्टर में जाएगा और अपनी एनर्जी को खर्च कर देगा। समझ में आया। और वो 24 जूल एनर्जी कब देगा, कितने देर में देगा, पर सेकेंड में देगा। ये चीज़ का ध्यान में रखिएगा, सेल पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन को 24 जूल एनर्जी प्रोवाइड करेगा, और उस एनर्जी को कैरी कौन करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और रेसिस्टर में जाएगा तो एनर्जी को लॉस कर देगा। फिर वो वापस आएगा सेल में, सेल से फिर एनर्जी को लेगा 24 जूल, और फिर जाएगा रेसिस्टर में खर्च कर देगा, फिर आएगा, फिर एनर्जी लेगा, फिर वो क्या करेगा, लॉस करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन फिर सेल में आएगा। ये निरंतर चलते रहता है जब तक सेल की एनर्जी खत्म ना हो जाए, ठीक है। तो देखिए रेसिस्टर जो होता है ना, वो क्या करता है, एनर्जी उसमें लॉस होता है, तो ये एनर्जी या पावर चार्ज लेकर रेसिस्टर में उड़ा देता है। वही मैंने बात यहाँ पे हिंदी में लिख दिया है, रेसिस्टर में पावर हमेशा बर्बाद ही होता है ना, वो बर्बाद हो जाता है रेसिस्टर में पावर, या रेसिस्टर में एनर्जी क्या होता है, बर्बाद होता है ना। तो इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं पावर डिसिपिटेड इन रेसिस्टर। पावर क्या होता है, रेसिस्टर में बर्बाद होता है ना, इसलिए यहाँ पे लिख दिए डिसिपिटेड। तो यहाँ पे देखिए हम क्या किए कि एक रेसिस्टर हो गया, है ना, उसका रेजिस्टेंस R हो गया, करंट इसमें I फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल V है, ओके। तो ओम्स लॉ V बराबर I इंटू R होता है। तो यहाँ पे I बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R। अब देखिए पावर का यहाँ पे क्या किए हैं हम, अब यहाँ पे देखिए जो पावर का जो फॉर्मूला होता है V इंटू I होता है, तो यहाँ पे I के जगह पर क्या रख दिए, V बाई R, तो ये हो गया V स्क्वायर अपॉन R, है ना। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है ना P इक्वल टू VI है, तो I के जगह पर कितना रख दिए, ये वाला वैल्यू रख दिए, तो कितना आ जाएगा, V स्क्वायर बाई R हो जाएगा ये, है ना। अब देखिए अब यहाँ से क्या किए हम, इस V को हम हटा दिए, तो V के जगह पर कितना लिख देंगे, देखिए V के जगह पर IR लिख देंगे ना, और यहाँ पे हमने IR रख दिया, है ना। तो ये बन जाएगा I स्क्वायर R बन जाएगा। तो ये भी एक इक्वेशन बन गया पावर का, है ना। ये सब ध्यान में रखने वाला चीज़ है, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में ये आवश्यकता पड़ता है इस चीज़ों का, ओके। अब देखिए एनर्जी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पावर लॉस। क्यों यहाँ पे पावर लॉस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे रेसिस्टर है, रेसिस्टर में पावर लॉस होता है ना, यहाँ पे रेसिस्टर है, पावर लॉस होता है, इसीलिए इसको हम पावर डिसिपेटेड लिखे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इस इक्वेशन में क्या है, रेसिस्टर है, तो रेसिस्टर में क्या होता है, पावर लॉस होता है, इसलिए इसको पावर डिसिपेटेड बोलेंगे। और यहाँ पे देखिए एनर्जी डिसिपेटेड, तो एनर्जी डिसिपेटेड, अब देखिए पावर इक्वल टू क्या होता है, W बाई टी,
है ना। तो मान लेते हैं कि ये जो है इंस्टेंटेनियस पावर है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, dw/dt लिख सकते हैं ना इसको इंस्टेंटेनियस के लिए। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया d/dt, ये एनर्जी ही तो है, वर्क तो एनर्जी ही है, तो इसलिए w की जगह पर e लिख दिए हम, और ये dt हो गया, है ना। ये रेसिस्टर हो गया, ये पोटेंशियल इस पर अप्लाई किए हैं। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो देखिए d बराबर कितना हो जाएगा, p dt हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए तो ये हो जाएगा p dt। अब इसको इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेट कर दिए तो ये हो गया e = इंटीग्रेशन p dt। अब यहाँ पे p के जगह पर देखिए I² पुट कर दिए, देखिए p के जगह पर, है ना, I² यहाँ पर रख दिए, तो I² dt हो गया। ये जनरल फॉर्म हो गया। अच्छा, अब हम देखिए हम ये जो लिखे हैं 0 से t क्यों लिखे हैं, क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है, टाइम है। तो हम कितना देर के लिए करंट को फ्लो करा रहे हैं, कितना समय के लिए हम ये चीज़ कर रहे हैं, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टाइम 0 से t। मान लेते हैं कि अगर हम 10 सेकंड तक के लिए करंट फ्लो करा रहे हैं तो उसमें कितना हीट मेरा बर्बाद हुआ, उसमें कितना मेरा एनर्जी लॉस हुआ, है ना, उसको निकालेंगे हम। यहाँ पे लिमिट देंगे 0 से t का वैल्यू जो भी हो, 10 सेकंड 20 सेकंड जो भी हो देंगे हम यहाँ पे। ओके, तो ये जो हो गया ना, ये जनरल इक्वेशन हो गया, ये एनर्जी डिसिपेटेड का एक जनरल इक्वेशन हो गया। देखिए यहाँ पे करंट जो है ना, ये वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। करंट वेरिएबल भी होता है और कांस्टेंट भी होता है। वेरिएबल कौन सा करंट होता है, एसी करंट, है ना, और डीसी करंट जो होता है ना, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे हम इसी चीज़ का ख्याल रखेंगे कि ये जो बना है ना इक्वेशन, ये जनरल इक्वेशन है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, डीसी करंट के लिए जो बैटरी से सप्लाई होता है, तो उससे जो करंट आता है वो क्या होता है, कांस्टेंट करंट होता है। तो यहाँ पे लिखते हैं इफ I = कांस्टेंट। तो अब जब I कांस्टेंट हो जाएगा तो यहाँ से I बाहर निकल जाएगा, R तो रेसिस्टर है बाहर निकल जाएगा, रेसिस्टेंस है कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो 0 से t, यानी हम t समय तक के लिए हम सपोज कीजिए कि ओके, तो कितना देर के लिए हम करंट को फ्लो करा रहे हैं सर्किट में या रेसिस्टर में, वो हमको टाइम यहाँ से उसका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। 0 से 10 सेकंड या 0 से 20 सेकंड, जितना देर के लिए हम जितना समय के लिए करंट को फ्लो करा रहे हैं, तो उस हिसाब से हम टाइम को यहाँ पे रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हो गया I², ये हो गया R, और ये dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा। 0 से t लिमिट पुट करेंगे तो अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, तो t - 0 बराबर क्या हो जाएगा, t ही बचेगा, है ना। तो ये हो गया आपका एनर्जी डिसिपेटेड इन रेसिस्टर। ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया है कि ये एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 4 ओम है और इसमें 6 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है, कितने देर के लिए, 4 सेकेंड के लिए। तो फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड, एनर्जी कितना लॉस होगा, चूंकि एनर्जी तो लॉस होगा ही इसमें, चूंकि ये रेसिस्टर है, रेसिस्टर में पावर भी लॉस होता है, एनर्जी भी लॉस होता है ना। तो यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे जो गिवन है उसको लिख दिए, करंट कितना है, 6 एम्पियर का करंट है, रेसिस्टेंस कितना है, 4 ओम लिख दिए, टी कितना है, 4 सेकेंड, है ना। तो हम जानते हैं E = I² RT, तो I के जगह पर हो गया 6 और स्क्वायर है, R के जगह पर हो गया 4 और टाइम के जगह पर हो गया 4, मल्टीप्लाई कर दिए, इसको सारे को कैलकुलेट किए तो ये आ गया 576 जूल एनर्जी। ठीक है ना। ओके, फिर इसमें क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी है, ये मान लो कि सपोज कि ये एक रेसिस्टर है जिसका रेसिस्टेंस 2 ओम है, टाइम कितना है 2 सेकेंड, और करंट कितना फ्लो कर रहा है 2t। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम है ना वो वेरिएबल टाइम है ना। टाइम, ये करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे जो करंट है वो वेरिएबल करंट है जो कि टाइम पर डिपेंड कर रहा है ना। और कितने देर के लिए फ्लो करा रहे हैं करंट, 2 सेकेंड के लिए। रेसिस्टर कितना है, रेसिस्टेंस कितना है 2 ओम, तो रेसिस्टेंस लिख दिए 2 ओम, I हो गया 2t, यानी वेरिएबल टाइम है ना, टाइम पर डिपेंड कर रहा है ये, इसलिए वेरिएबल। ये कांस्टेंट टाइम था आपका, सॉरी कांस्टेंट करंट था ये, और ये आपका वेरिएबल करंट है ना, टाइम डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे देखिए वी नो दैट E = अब ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे ना, ये वाला, है ना। देखिए यहीं से तो आया है ना, ये I² RT dt। अब यहाँ पे I के जगह पर 2t रख दिए, R जैसे वैसे रख दिए, और dt हो गया। अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 4t² R dt हो जाएगा। यहाँ से 4 भी कॉमन निकल गया, और R का जो वैल्यू है 2 रख दिए, और ये हो गया t² dt हो गया। और टाइम का लिमिट कितना से कितना तक हो जाएगा, तो 0 से 2 सेकेंड तक, है ना। तो 0 से 2 सेकेंड यहाँ पर रख दिए, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा t⁻3/3, लिमिट हो जाएगा 0 से 2, ये हो जाएगा 8, और यहाँ पे 2 रखेंगे। देखिए ये 8 हो गया, ये जैसे वैसे रख दिए, और इसका
2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो रख दिए। और ये नीचे में 3 है तो 3 है, 0 को तो रखने से कोई मतलब ही नहीं है, 0 ही हो जाएगा, इसलिए ये 64/3 जूल आ जाएगा एनर्जी, आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन, ए करंट 2 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर ऑफ रेसिस्टेंस 4 ओम, फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम इन 10 सेकेंड, है ना। तो सबसे पहले इसमें देखिए कि एक कोई कंडक्टर है, उसका जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम है, करंट कितना फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, कितने देर के लिए 10 सेकेंड के लिए। तो जो डाटा दिया है उसको पहले लिख लीजिए। देखिए फिजिक्स से कोई भी सवाल बनाने से पहले ना जो दिया है उसको लिख लेते हैं अगर आप, और क्या निकालना है उसको सही सही लिख लेते हैं ना, तो फिजिक्स का क्वेश्चन आधा बन जाता है, बाकी वो मैथ बन जाता है फिर। तो I = 2 एम्पियर है ना, उसके बाद रेसिस्टेंस है 4 ओम, टाइम हो गया 10 सेकेंड। तो वी नो दैट E = I² RT, I के जगह पर हो गया 2, है ना। उसके बाद R के जगह पे 4 और dt जैसे वैसे रख दिए। ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 4 16 और ये हो गया dt। करंट कितने देर के लिए फ्लो कर रहा है 10 सेकेंड के लिए, तो 0 से 10 कर दिए। ये हो गया आपका 16 और ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t, एक बार 10 रख देंगे यहाँ पे t के जगह पर, एक बार 0 रख देंगे, है ना। तो ये 16 और ये हो गया 10, ये 0 हो गया, तो मल्टीप्लाई किए तो 160 जूल आ गया आंसर। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस लेक्चर में बस इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के सारे चीज़ों को मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।